नमस्कार। तो आप देख रहे थे पावर क्लासेस में हिस्ट्री का क्लास, जो मैं पुनः आपके नेक्स्ट सेशन के लिए अब पढ़ेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि पुर्तगाली यूरोपियों के आगमन के बारे में पढ़ रहे थे। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में। आगमन हमने ये पढ़ा था, और हमने इनमें ये पढ़ा था कि प्रथम पुर्तगाली व्यापारी कौन थे? वास्को डी गामा। हमने ये पढ़ा था कि प्रथम पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा थे, जो 1498 ईस्वी में भारत आए थे। उनके बाद मैंने ये भी पढ़ा था कि इनका स्वागत जो है कालीकट में कट के राजा जमोरिन के द्वारा किया गया था। तो हमने ये भी पढ़ा था कि 90 दिन की यात्रा के दौरान बाद भारत पहुंचे थे। तत्पश्चात इन्होंने 1499 ईस्वी में यूरोप वापस गए और 60 गुना मुनाफा कमाया। ये पढ़े थे। उनके बाद जो है 1500 ईस्वी में कैब्राल भारत आए और 1500 ईस्वी में कैब्राल भारत आते हैं। ठीक है। इनके पश्चात हमने ये पढ़ा कि कैब्राल के आने के बाद पुनः वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में भारत आते हैं। तो 1502 ईस्वी में जो भारत आते हैं, तो भारत आने के बाद वो फैक्ट्री के लिए अनुमति मांगते हैं और उन्हें कोचीन में
फैक्ट्री स्थापित करते हैं। तो कोचीन में वो फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं। इनके तत्पश्चात पुर्तगाली वायसराय प्रथम पुर्तगाली वायसराय आते हैं। तो पुर्तगाली वायसराय हेडिंग डालिएगा, पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर, या हम उसे बोलते हैं गवर्नर। तो आपको पता होगा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जो है के रूप में जो भारत आते हैं में भारत आते हैं। और इनका क्या नाम है? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या नाम है इनका? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और ये कब आते हैं? तो 1505 ईस्वी में आते हैं। और कब तक इनका शासन होता है? तो 1509 ईस्वी तक। तो आपको पूछा जाएगा क्वेश्चंस में कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में भारत कौन आए थे? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आए थे। और कब से कब तक इनका शासनकाल था? तो 1505 से 1509 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। इन्होंने अपने शासनकाल में एक नीति अपनाती है, इनके द्वारा एक नीति अपनाया जाता है, जिन नीति का नाम क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी। इनकी नीति का नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी, जिन्हें हम शांत जल की नीति के नाम से भी जानते हैं। ये 1508 ईस्वी में चोल का युद्ध लड़ते हैं। ये 1508 ईस्वी में चोल के युद्ध लड़ते हैं और 1509 ईस्वी में दीव के युद्ध। 1508 ईस्वी में चोल का युद्ध क्यों हुआ था? इनके पीछे एक रीजन था कि जब अल्मीडा भारत आते हैं तो उनका एक मकसद होता है। वो मकसद क्या है कि समुद्र में अपना पूरी समुद्र जो है उनका अधिकार हो, तथा जो भी नाविक जाते थे समुद्र से उन्हें लूट लिया जाता था। और इन्होंने नौसेना को मजबूत करने का कार्य भी अल्मीडा ने किया। नौसैन्य शक्ति मजबूत करने का श्रेय भी किन्हें दिया जाता है? नौसैन्य शक्ति मजबूत नौसैन्य शक्ति मजबूत करने का श्रेय भी अल्मीडा को दिया जाता है। तो अल्मीडा जो है नौसैन्य शक्ति को भी मजबूत करते हैं और साथ में ये गठबंधन की सेना, जो द्वीप का युद्ध होता है
ये 1509 में द्वीप का युद्ध ये 1509 ईस्वी में जो द्वीप के युद्ध होते हैं, इनमें एक साइड कौन थे? अल्मीरा, एक साइड अल्मीरा थे और सेकेंड साइड जो देखेंगे आप, तुर्क प्लस मिस्र और गुजरात। तो तुर्क, मिस्र और गुजरात के शासक संयुक्त सैन्य शक्ति के साथ समुद्र में उतरते हैं। इनके पश्चात, युद्ध के पश्चात अल्मीरा तीनों सैन्य शक्ति को पराजित कर युद्ध विजय होते हैं और ये दमन और द्वीप, युद्ध के पश्चात ये दमन और द्वीप पर अपना अधिकार स्थापित करते। ये चीज याद रखना है आपको। तो अल्मीरा के द्वारा किया गया कार्य जो था आपने देख लिया। अब इनके बाद जो है पुर्तगाली के दूसरे गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत के लिए प्रस्थान करते हैं और ये 1509 ईस्वी में भारत आते हैं। तो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जो है, गवर्नर के रूप में जो भारत आते हैं उनका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ओके। क्या नाम है उनका? आपको याद होना चाहिए कि सेकेंड का क्या नाम है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी, क्या नाम है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरा पुर्तगाली गवर्नर का क्या नाम है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। जो इनका शासनकाल कब से कब तक होता है? तो 1509 ईस्वी से लेके 1515 एडी तक। तो इनका शासनकाल होता है 1509 से 1515 एडी तक। देखिए ये अपने शासन काल में क्या करते हैं। तो सबसे पहले आप जानें कि भारत में अल्बुकर्क जो है सबसे शक्तिशाली वायसराय था। दूसरा सबसे शक्तिशाली वायसराय के बारे में अगर पूछा जाए कि पुर्तगाली के सबसे दूसरे शक्तिशाली वायसराय का क्या नाम था, तो आपको याद होना चाहिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और इनका शासनकाल क्या था? 1509 से 1515 एडी तक थे। ठीक है। जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क अपने शासनकाल में आते हैं तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो अल्मीरा के द्वारा लाया गया था उन्हें यह प्रतिबंधित करते हैं। ये क्या करते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी को, ब्लू वाटर पॉलिसी को क्या करते हैं? प्रतिबंधित करते। तो अल्बुकर्क जो है अल्मीरा के द्वारा लाए गए ब्लू वाटर पॉलिसी को क्या करते हैं? प्रतिबंधित कर देते हैं। और साथ में फ्रांसिस्को डी अल्मीरा को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और
इन्हें क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक। अब इन्हें वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली व्यापार का विस्तार किया था। क्योंकि इन्होंने क्या किया था? क्योंकि इन्होंने व्यापार का विस्तार किया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने व्यापार का विस्तार किया था। तो इन्होंने व्यापार का विस्तार किया था, इसीलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब इन्होंने 1510 एडी में गोवा को जीते। आपसे क्वेश्चंस आया जाता है कि गोवा किसने और किन से जीता? तो गोवा जो है 1510 एडी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक, किन से जीते थे गोवा? तो बीजापुर के जो शासक थे, बीजापुर के शासक, तो बीजापुर के शासक का क्या नाम था? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से, तो यूसुफ आदिल शाह से बीजापुर के शासक जो थे, उन्होंने उनसे गोवा को 1510 एडी में जीता। अल्बुकर्क के काल में ही भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों का भी आगमन हुआ। और अल्बुकर्क के काल में ही, आपको पता होना चाहिए कि अल्बुकर्क के काल में ही, किसके काल में? अल्बुकर्क के काल में ईसाई धर्म प्रचारक का भी क्या होता है? आगमन होता है। ईसाई धर्म प्रचारक का आगमन। तो आपसे पूछा जा जाएगा कि किनके काल में ईसाई धर्म प्रचारकों का आगमन होता है, तो आप स्पष्ट रूप से बोलेंगे किनके काल में होता है? तो अल्बुकर्क के काल में होता है। और इन्हीं के काल में, अल्बुकर्क के काल में ही भारत में पहली बार ईसाई स्कूलों की स्थापना हुई। और ईसाई स्कूलों की स्थापना किनके काल में होती है? तो अल्बुकर्क के काल में। कर्क तो आपको ये भी याद रखना है कि किनके काल में ईसाई स्कूलों की स्थापना होती है। तो आपको ये बात याद रखना होगा कि ईसाई स्कूलों की स्थापना अल्बुकर्क के काल में होती है। और अल्बुकर्क जो है विजयनगर के एक महान शासक थे, जिनका नाम कृष्णदेव राय थे। तो ये उनके समकालीन थे। तो अल्बुकर्क किनके समकालीन थे? तो आपको याद रखना है, अल्बुकर्क जो थे, आपको कृष्णदेव राय के समकालीन थे। आपको पता होना चाहिए कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो थे, वो बीजापुर के
सॉरी, वो जो है आपको विजयनगर के साम्राज्य के शासक जो थे कृष्णदेव राय के समकालीन थे, और इन्होंने कृष्णदेव राय की अनुमति से, और ये एक किला बनाते हैं, एक किला कहाँ, तो भटकल में यह एक किला बनाते हैं। भटकल में किला बनाते हैं, और किनकी अनुमति से, तो कृष्णदेव राय की अनुमति से, कृष्णदेव राय के अनुमति से। तो ये भटकल में एक किला बनाते हैं कृष्णदेव राय के अनुमति से, और अल्बुकर्क ही जो थे, और अल्बुकर्क भारतीय सेना को, भारतीय लोगों को अपनी सेना में, भारतीय लोगों को अपनी सेना में नियुक्त करने का कार्य भी अल्बुकर्क ने करते हैं। और ये क्या करते हैं, भारतीय लोगों को अपनी सेना में नियुक्त। तो भारतीय लोगों को अपनी सेना में नियुक्त करने का कार्य भी कौन करते हैं, तो अल्बुकर्क के द्वारा किया जाता है। और अल्बुकर्क और एक कार्य क्या करते हैं कि भारतीय महिलाओं से, पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं, और भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित। तो भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित का कार्य भी क्या करते हैं, कौन करते हैं, तो अल्बुकर्क करते हैं। और अल्बुकर्क ने ही भारत में पुर्तगाली बस्ती बसाने पर भी जोर दिया, और भारत में पुर्तगाली वस्ती पुर्तगाली बस्ती बसाने पर जोर। तो पुर्तगाली बस्ती बसाने पे जोर कौन देते हैं, तो अल्बुकर्क के द्वारा ही दिया जाता है। तो अल्बुकर्क का कार्य जो है यहाँ समाप्त होती है। उनके बाद पुर्तगाली के तीसरे शक्तिशाली गवर्नर, जिनका नाम है नूना दा कुन्हा, जो 1529 एडी से 1538 एडी तक इनका शासनकाल रहता है। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा गवर्नर, जिनका नाम है नूना दा कुन्हा। क्या नाम है, नूना दा नूना दा कुन्हा, नूना
द कुना। तो नुनादा कुना आते हैं और इनका शासनकाल कब से कब तक है? तो इनका शासनकाल 1529 एडी से 1538 एडी तक रहते हैं। तो इनका शासनकाल 1529 एडी से 1538 एडी तक रहते हैं। और ये क्या करते हैं? ये 1530 एडी में जब ये आते हैं तो 1530 एडी में यह गोवा को जो है पुर्तगालियों की अस्थाई राजधानी घोषित कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये जो है 1530 एडी में 1530 एडी में तो 1530 एडी में ये क्या करते हैं? तो 1530 एडी में पुर्तगाल गोवा को पुर्तगाली की राजधानी बना देते हैं। आपको याद रखना है कि 1530 एडी में गोवा को पुर्तगाली की राजधानी बनाती है। तो आपसे पूछा जाएगा गोवा को पुर्तगाली की राजधानी किस वायसराय ने बनाया? तो किसने बनाया था? नूना द कुना ने बनाया था। कब बनाया था? तो 1530 ईस्वी में। आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा गोवा को किसने जीता था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जीता था। कब जीता था? 1510 ईस्वी में। किनसे जीता था अगर पूछा जाए? तो यूसुफ आदिल शाह से जीता गया था। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आप देखेंगे क्या? अब देखिए पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाली नोट में लिख लीजिएगा, नोट में आप लिख लीजिएगा, नोट डाल के आपको ये पता होना चाहिए कि 1961 तक पुर्तगाली ने गोवा पर शासन किया था। कब तक किया था? तो 1961 तक पुर्तगाली ने गोवा पर शासन किया था। गोवा पे शासन किया। तो गोवा पे शासन 1961 तक पुर्तगालियों ने किया था। नूना द कुना ने भारत में पुर्तगालियों के विस्तार पर बल दिया। और नूना द कुना ने क्या किया? तो आपको भारत में पुर्तगालियों का विस्तार पर बल दिया और उन्होंने मद्रास, संथोमी, बंगाल में हुगली और द्वीप जैसे क्षेत्रों में व्यापारिक कोठी स्थापित की। तो इन्होंने व्यापारिक कोठी कहाँ कहाँ स्थापित की? तो व्यापारिक कोठी जो इन्होंने स्थापित करती है, व्यापारिक कोठी, तो इनके द्वारा व्यापारिक कोठी कहाँ कहाँ स्थापित किया गया? तो संथोमी, ये मद्रास में संथोमी, ठीक है, बंगाल में हुगली, बंगाल में हुगली और द्वीप जैसे क्षेत्र में। ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि नूना द कुना का क्या कार्य था और पुर्तगाली व्यापारी के पतन के क्या कारण थे, पुर्तगालियों के द्वारा भारत का में क्या योगदान था, पुर्तगाली के द्वारा भारत में क्या दिया गया था, कौन कौन सी फसलें दी गई थी, और प्रिंटिंग प्रेस का क्या, कार्टेज प्रणाली क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।